और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे मुद्दे पर है जो हमसे आपसे जुड़ा हुआ है, जहां एक और हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं, डिजिटल इंडिया का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन हमारे पास कई ऐसे गांव अभी भी हैं जहां बिजली नहीं है। जहां एक तरफ देश अमृतकाल का उत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया, स्मार्ट गांव, हर घर बिजली, पक्की सड़क, विकास के बड़े बड़े दावे धरे के धरे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार की अगर हम बात कर ले तो भाटपारा जिले के बारन व पारा वनांचल के 21 गांव आज भी अंधेरे में जिंदगी काटने को मजबूर है। यहां सूरज ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। बच्चे आज भी लालटेन डिबरी की रोशनी में पढ़ते हैं। मोबाइल चार्ज करना तक चुनौती है। बीमार कोई अगर पड़ जाए तो मरीजों को खाट पर लाद कर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क, बिजली नहीं होने की वजह से बेटियों के रिश्ते तक नहीं आ रहे हैं। बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, यानी विकास की कमी अब सिर्फ सुविधा का संकट नहीं, सामाजिक और मानवीय त्रासदी बन चुकी है। सवाल यह भी है कि आखिर आजादी के इतने वर्षों बाद भी ये 21 गांव विकास की रोशनी से दूर क्यों हैं? क्या वनांचल में रहने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक के हैं? क्या सिस्टम ने इन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है? सवाल बड़ा है, जवाब भी लिया जाएगा। तो बड़ी बहस आज इसी मुद्दे पर है। वनांचल क्षेत्र के लगभग 20 से 22 गांव में बिजली की कमी है। आजादी के बाद से लेकर आज तक वहां पर बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है। आसपास के सभी गांवों के लोग उपस्थित हुए हैं और सबकी मांग है कि जो वनांचल क्षेत्र में जो 20-22 गांव है वहां पर आज तक बिजली पहुंच नहीं पाई है। साथ ही साथ यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही जर्जर हो चुके हैं, पहुंच विहीन मार्ग है और बरसात के दिनों में इन गांवों के लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बिजली के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और साथ ही साथ जब बरसात का मौसम आता है तो अनेक असंख्य प्रकार के कीड़े मकोड़े, जहरीले जीव जंतु, सांप, बिच्छू और साथ ही साथ वन्य प्राणी जो हिंसक प्राणी है उनके कारण यहाँ के लोगों को बहुत ही जान माल की हानि उठानी पड़ती है। और बरसात के मौसम में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए उनके रास्ते इतने खराब होते, इतने जर्जर रहते हैं, कीचड़ से युक्त होते हैं कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाते और वो कभी कभी अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। सारे लोगों की मांग है कि इन गांवों में बिजली पहुंचाई जाए ताकि यहाँ के जो सामान्य जीवन है वो व्यवस्थित तरीके से चल सके और साथ ही साथ जो पहुंच विहीन मार्ग है, जो मार्ग जर्जर है, उन मार्गों को मरम्मत किया जाए, उनको डामरीकरण कराया जाए ताकि लोगों को आना जाना अच्छा सुगम हो सके। सवाल बड़ा है कि आखिर यहाँ विकास कब पहुंचेगा, कब यहाँ के लोगों को बिजली मिल पाएगी, कब यहाँ के बच्चे आधुनिक भारत की असली तस्वीर समझ पाएंगे, देख पाएंगे। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। और ये बच्चे आज भी अगर जो मुख्य धारा की बात करें, जहाँ देश के अन्य राज्य हैं, उनके अन्य गांव हैं जहाँ पर बिजली व्यवस्था समुचित है, बच्चे पढ़ाई करने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, वहीं ये बच्चे जो आज भी विकास से कोसों दूर हैं, विकास इन तक पहुंचा ही नहीं है। क्या वजह है, बता पाएंगे जो जवाबदेह हैं। चलिए करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ साहू कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वात्सल्य मूर्ति बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों से ही मेरा एक सवाल है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है यहाँ पर, बात यह है कि देश पर राज आप दोनों ने किया, मध्य प्रदेश में सरकार आप दोनों की थी। सबसे पहले तो जवाब इसका भी दीजिएगा कि क्या आप लोगों को ये बात मालूम भी थी कि आपके छत्तीसगढ़ के 21 गांव ऐसे हैं जो कि मुख्य धारा से पिछड़ते पिछड़ते इतने पिछड़ गए हैं कि आज भी यहाँ के बच्चे शिक्षा व्यवस्था की असलियत क्या है ये जान नहीं पाए हैं। ये अभी भी लालटेन और मोमबत्ती की रोशनी में, डिबरी की रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई कि विकास इन तक पहुंचा ही नहीं? ये बच्चे आज आधुनिक भारत की तस्वीर को देख भी नहीं सकते हैं, जो स्थिति, जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले वात्सल्य जी आप। तुलसी जी नमस्कार, सौरभ जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। तुलसी जी, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। 2014 में तुलसी जी 18,452 ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, मगर आज 99.99% गांव में पूरे तरीके से बिजली पहुंच गई है। हाँ, हमें पता था कि इन 21 गांवों में आज भी बिजली नहीं पहुंची है और ये
छत्तीसगढ़ के और भारत के उन चुनिंदा गांवों में से है जिन्हें हम उंगलियों में गिन सकते हैं। क्या कारण है तुलसी जी? अब इसके पीछे कारणों के भी पीछे हम जाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस की भी सरकार रही विगत दिनों, और आपने जिस कांग्रेस के एक नेता का इंटरव्यू हमें दिखाया, तो उन्होंने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार से भी मांग की थी कि इन 21 गांवों में बिजली प्रदान की जाए, मगर भूपेश बघेल की सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। कारण देखिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इन 21 गांव वासियों का मौलिक अधिकार है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। दुनिया की कोई ताकत उन्हें उनका अधिकार से वंचित नहीं रख सकती। ये संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है। तुलसी जी आपने कहा ना बगैर भाजपा कांग्रेस के मैं बात रखूं, तो मैं बगैर भाजपा कांग्रेस के अपनी बात रखना चाहता हूं। आप इमेजिन करिए तुलसी जी, आप एक बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में रहती हैं। आपका गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सर्कल में आता है। नियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्या कहते हैं? ना आप कोई पेड़ों की कटाई कर सकती हैं। इनकी मांग है वहां पर डामर रोड हो, मगर नियम कहता है वहां डामर रोड बिछाया नहीं जा सकता। वहां पर आज भी कच्चे मकान है। नियम कहते हैं कि वहां जो कन्वेंशनल बिजली है, यानी जो ग्रिड से हम सप्लाई करते हैं, तो जंगली जानवरों की सुरक्षा के चलते वहां पर ग्रिड वाली बिजली पहुंचाना असंभव नहीं कहूंगा, नियम ही नहीं है। नियम के तहत आप ग्रिड वाली बिजली पहुंचा नहीं सकते हैं अदरवाइज वहां पर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जानवरों का है। उसके बावजूद भी वहां पर विगत दिनों सोलर पावर इंस्टॉलेशन कर दिए गए थे। तुलसी जी, सोलर पावर इंस्टॉल किए गए थे, मगर सोलर पावर के भी साथ दिक्कत यह है कि वो हम इंस्टॉल तो कर दें आपके छत में, मगर उसे मेंटेन करने की तो जिम्मेदारी आपकी पर्सनल की होगी। जिसके छत में वो लगा है उनकी ग्राम सभा की या उनकी पर्सनल जिम्मेदारी है उसे मेंटेन करने की। तो इन सभी कारणों के कारण आप असंभव ही है कि वहां पर ग्रिड सप्लाई किया जाए, मगर फिर भी हमारी जिम्मेदारी है, हम कोई वैकल्पिक की व्यवस्था करेंगे। अब कांग्रेस के भी कार्यकाल में तुलसी जी और भाजपा के भी कार्यकाल में, मैं भूपेश बघेल जी का भी कार्यकाल लूंगा, हमने एक ऐसी स्कीम बनाई जिससे क्यों ना वहां रह रहे गांव वालों को उचित मुआवजा दिया जाए और उन्हें विस्थापित किया जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग वहां से विस्थापित होना चाहते हैं। तुलसी जी, अगर आप वहां ग्राउंड लेवल में जाकर रिपोर्टिंग करेंगी तो आपको भी समझ आएगा कि आधे से ज्यादा लोग विस्थापित होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो खेती करते हैं तो जंगली जानवर आकर उनके खेत को बर्बाद कर देते हैं, उनके जान का नुकसान, माल का नुकसान, वहां ना एजुकेशन सिस्टम है, ना बड़े हॉस्पिटल्स है, ना कुछ है। तो उचित मुआवजा भूपेश बघेल सरकार में भी और हमारी सरकार में भी काफी गांव विस्थापित हुए हैं, आज महासमुंद में विस्थापित हुए हैं उचित मुआवजे के साथ मैं कह रहा हूं। मगर कुछ गांव ऐसे हैं और उन गांव में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हजारों सालों से देखिए लोग वहां रह रहे हैं, तो उनकी भी एक पीड़ा है, वो वहां से विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। तो लेकिन फिर भी कह रहा हूं, कहीं ना कहीं वैकल्पिक, बगैर कांग्रेस और भाजपा के मैं कहूंगा वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ये जिम्मेदारी है। मगर बैकग्राउंड की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर तो नक्सलिज्म भी नहीं था, कभी भी नहीं था बारनवापारा में, मगर उसके बाद भी जब 18,452 गांव इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं पिछले 8 सालों में, तो क्या कारण है कि सिर्फ इन 21 गांवों को छोड़ दिया जाए? कोई कारण नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ नियम ऐसे हैं कि भाई वहां पर प्रायोरिटी। आज आपको पता है तुलसी जी, हमारी सरकार चाहती है कि वहां पर शेरों का नंबर और बढ़ाया जाए, और ज्यादा शेरों का संरक्षण किया जाए, मगर और ज्यादा शेर वहां पर संरक्षित नहीं किए जा रहे हैं। कारण क्योंकि वहां पर बताहट है, वहां पर इंसान रह रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। तो अगर उनका विस्थापन होगा तो सभी का भला है, मगर वो भी गलत नहीं है। अगर मैं कहीं हजारों साल से रह रहा हूं तो मैं क्यों कोई विस्थापित होऊंगा? मेरे पूर्वजों की जमीन है। तो देखिए यहाँ पर एक फिक्स है, ये कहना कि 70 साल के बाद भी वहां पर मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, सरकारों ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है तुलसी जी। हमें दूसरे पहलू को भी देखना पड़ेगा। तो इनके लिए कुछ ऑप्शन तो निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन मैं सौरभ जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए आपकी भी सरकार रही है लंबे समय तक प्रदेश में और देश में रही है सरकार आपकी, तो क्या आपको नहीं लगा कि जिस तरीके से अभी आंकड़े बता रहे थे वात्सल्य जी कि इतने गाँव थे, इनमें से हमने काम करके इतने आंकड़ों में कमी लाई, तो जब आपकी सरकार थी तो क्या आप लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था? इतने आंकड़े इनकी सरकार के लिए क्यों छोड़े गए थे? इस ओर तो ध्यान देना चाहिए था।
सौरभ। देखिए तुलसी जी, जो वात्सल्य जी ने जो बात कही, मैं तो पूर्ण रूप से उस बात से सहमत हूँ जो उन्होंने कारण दिया, क्योंकि यही समस्या हमारी भी सरकार में थी और निश्चित रूप से हमें भी इसकी जानकारी थी। और ऐसी कोई बात नहीं है तुलसी जी कि इन गांव को विशेष रूप से चिन्हांकित करके हमने छोड़ा था या इनकी सरकार ने छोड़ा था। निश्चित रूप से ये अगर दलगत राजनीति के अलग हट करके बात किया जाए तो इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ वात्सल्य जी के कि ऐसी कोई मंशा किसी भी सरकार की मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप रायपुर से अगर उसकी दूरी देखेंगे तुलसी जी, तो बड़ी मुश्किल से वो 100 किलोमीटर भी नहीं है ना। और ये सबसे बड़ी समस्या जो थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ही है वहां पर। और अगर कांग्रेस के शासन की काल की भी बात करेंगे तो जैसा कि वात्सल्य जी ने कहा ना कि ये तो नक्सल प्रभावित भी नहीं था, लेकिन हमने तो वहां भी काम किया जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। लगभग 196 गांव में जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी उसमें पहली बार जो है बिजली गई है। तो जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमारी कार्य करने की मंशा थी तो यहाँ पर तो छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और निश्चित रूप से सोलर एनर्जी के लिए जैसे सोलर जो वाटर पंप होते हैं, नलकूप होते हैं, उनकी स्थापना हमने की। ग्राम पंचायत भवनों में जो सोलर लगाने का कार्य है वो भी हमने किया वहां पर। तो इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था की लगातार वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। विस्थापन की भी जो बात वात्सल्य जी कह रहे हैं, महासमुंद में और सिरपुर एरिया में निश्चित रूप से विस्थापन जो लोग रेडी हुए उनको विस्थापित भी करने का प्रयास किया गया। लेकिन ठीक बात है कि वो उनके पूर्वजों की जमीन है और उनकी अपनी एक पीड़ा होती है, तो उसके लिए बातचीत का जो सिलसिला है मुझे लगता है वो लगातार जारी है। हमारी सरकार में भी जारी था और मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार में भी ये जारी होगा। और अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था होती है तो निश्चित रूप से उनके तरफ से भी एक इच्छा शक्ति आनी चाहिए कि उनको एक मुख्य धारा में जोड़ना है और उनके बच्चों का जो भविष्य है उसको संवारना है। तो उसके लिए कोई ना कोई एक कहना चाहिए कि त्याग या सेक्रीफाइस की बात होती है। विस्थापन एक तरीके से उनके तरफ से किया गया त्याग ही है। तो इस तरीके की कोई बात निश्चित रूप से आपस में बैठ करके इसका कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार की ये मंशा है कि उनको चिन्हांकित करके छोड़ा जाए या विकास से वो पीछे रहें। इस तरीके की कोई बात नहीं रही, क्योंकि हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी कार्य किया है, वहां पर स्कूल खोले, बिजली पहुंचाई, रोजगार के अवसर देने का प्रयास किए। तो फिर ये तो बहुत ज्यादा दूरी की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपसी बातचीत से और आपसी समन्वय से इसका हल निश्चित रूप से निकाला जा सकता है और उसके लिए सरकारें जो है वो प्रयासरत है। ठीक है वात्सल्य जी, मैं सवाल आपसे, देखिए आपने तमाम तर्क रखे कि ये वजह रही है, ऐसा रहा है, लेकिन एक और आप बात करते हैं हर घर बिजली की। तो ये जो वनांचल के लोग हैं, तो क्या ये इनकी गलती है कि ये वनांचल में रहते हैं? आज भी खाट पर मरीज के जाते हुए तस्वीरें सामने आती हैं, तो क्या ये इनकी गलती है? सरकार के पास तमाम संसाधन है, बावजूद इसके सरकार इन तक योजनाओं का लाभ क्यों नहीं पहुंचा पा रही? कुछ अलग प्लानिंग करिए फिर आप जमीनी स्तर पर कि इनको राहत देने के लिए कुछ अलग प्लानिंग कीजिए, और जो मुख्य धारा के लोग हैं उनके लिए कुछ अलग प्लानिंग कीजिए आप, क्योंकि वहां की जो भौगोलिक स्थिति है उसको तो आप और आपकी सरकार बेहतर समझती होगी वात्सल्य जी। बिल्कुल तुलसी जी, इनकी नहीं, आपने बात कही कि क्या ये इनकी गलती है कि ये ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये इनकी गलती नहीं है। मगर तुलसी जी देखिए, एक दूसरा पहलू भी है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अन्यथा ना ले, मगर मेरा काम है आपको दूसरा पहलू बताना। अगर मैं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में रहता हूं तुलसी जी, तो मेरे पास दो ऑप्शन है तुलसी जी। पहला ऑप्शन ये है कि मैं पर्यावरण के बीच में रहूं, ये डिमांड ना करूं कि मुझे वहां पर बड़े स्कूल्स चाहिए, मुझे वहां पर डामर का रोड चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहां पर मुख्य जो हमारा प्रायोरिटी है वो वन्य प्राणी है, जिन्हें उन चीजों से नुकसान हो सकता है। मैं एक नेचर के बीच में रहूं, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं महासमुंद आ जाऊं या मैं सिरपुर आ जाऊं, जहां पर मुझे सारी सुविधाएं मिलेंगी, सरकार के सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो देखिए ऑप्शन मेरे पास है तुलसी जी, मेरी गलती नहीं है कि मैं वहां रह रहा हूं। लेकिन मैं आपको रोकूंगी वात्सल्य जी, अपनी जवाब कंप्लीट कीजिएगा अपने। देखिए आप बोल रहे हैं आप जाएंगे, आपके पास ऑप्शन होगा, इतनी समझ आपके पास है, लेकिन ये जो वहां के ग्रामीण है इतनी ज्यादा समझ उनके पास हर किसी के पास हो, ये आप कैसे विचार कर सकते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं? या हर किसी के पास वो संसाधन हो? आप खुद देखिए तस्वीरें, बच्चे डिबरी और लालटेन के आगे पढ़ रहे हैं वात्सल्य जी, तो उनके पास इतनी समझ कहाँ होगी? वो माँ बाप जो आप एकदम सही बात बोल रहे हैं कि उनकी जीवन शैली थोड़ी अलग होती है, लेकिन इतनी समझ उनके पास कहाँ है, कैसे आएगी? इसके लिए तो सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा कि ये समझ उनके अंदर आए।
तुलसी जी, आपने एक तस्वीर दिखाई जहां बच्चे लालटेन में पढ़ रहे हैं, हाँ। मगर वहीं दूसरी तस्वीर भी आप दिखाइए जहां पर वो बच्चे जो महासमुंद में विस्थापित हो चुके हैं वो अच्छे स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरी भी तस्वीर देखिए, जो है विस्थापित हो और चुके हैं उनकी बदलाव खबर हमने आ दिखाई, रहा वो है बात भी तुलसी हमने जी। आप तक पहुंचाई थी। जी जी जी। तुलसी जी, देखिए बदलाव आ रहा है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग अपने पूर्वजों की जमीनें तुरंत छोड़ दें, मगर बदलाव आ रहा है, निश्चित तौर पर आ रहा ठीक है। है। राजनीति हर जगह होती है, वहां पर भी ग्राम सभाएं हैं, जहां पर आप विस्थापित हो रहे हैं वहां पर भी ग्राम सभाएं हैं। राजनीति हर जगह देखिए होती ही है, राजनीति एक बुरी चीज है, मगर लोगों का दिल परिवर्तन हो रहा है। लोग चाह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो शहर के पास आए या आसपास के गांव में आए, जहां कम से कम मूलभूत सुविधाएं हैं, जहां डामर के रोड हो, जैसा आपने कहा, जहां स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, जहां बिजली हो, ऐसी जगह हो। तो बदलाव आएगा तुलसी जी, हमें प्रयासरत रहना है। और जब तक मैंने कहा ना, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जैसे सोलर पावर वहां पर इंस्टॉल किए गए थे, बिल्कुल किए गए थे, हर घर के लिए सोलर पावर। आज मैं आपको बताऊं, 2 साल से, पिछले 2 सालों से वहां पर मोबाइल के टावर लग चुके हैं। वहां पर लोगों के पास मोबाइल फोन भी नहीं हुआ करता था, आज उनके मोबाइल में नेटवर्क है। हाँ, वो चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, उनके घरों में सोलर पावर भी लगाया गया था जिससे वो चार्ज भी कर पाते, मगर अब सोलर पावर भी मेंटेनेंस चाहता है, उसके लिए भी उन्हें अपना पर्सनल पैसा लगाना पड़ेगा। सरकार ने उन्हें एक योजना के तहत सोलर पावर दे दिया, घर में छतरी दे दी, मगर उसे मेंटेन भी करना है आपको। ये सारी चीजें ठीक है। हैं, तो सरकार भी प्रयासरत है। ठीक है। सौरभ जी, वासली जी कह रहे हैं कि सरकार प्रयासरत है और तमाम योजनाएं जो इनकी चल रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इनकी योजनाएं हैं और जो वासली जी बातें कर रहे हैं, तो जो योजनाएं क्या वो ज्ञापनों में सिमट कर रह चुकी हैं, या जिस तरीके से उतना उनका असर होना चाहिए इन वनांचल के लोगों पर, वो उतना असर नहीं हो पा रहा है? सौरभ जी। देखिए देखिए तुलसी जी, जो योजनाएं चल रही हैं निश्चित रूप से अगर वो लागू होती है, हम तो कहते हैं कि कागजों में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन वो लागू जब तक नहीं हो और जमीन स्तर पर अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ नहीं पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन और सत्ता सरकार की ही नाकामी होती है। और निश्चित रूप से यहाँ पर अगर विशेष रूप से ये बाढ़ नवापारा एरिया की जो बात करते हैं, वहां जैसा कि हमने अभी पूर्व वक्तव्य में इतनी बातें की कि वहां पर तो विशेष रूप से थोड़ा सा चैलेंजिंग है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कारण, क्योंकि नियम उतने स्ट्रिक्ट है या कई जगह पे उस तरीके की सुविधाएं देने का नियम ही नहीं है। तो इस वजह से ये जो चैलेंजेस आते हैं और इसका जो समाधान है तुलसी जी, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसी बातचीत, सामंजस्य और उनको जो कन्विंस करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं उसी से ही निकलेगा। क्योंकि अगर तो वो अपने गांव में वाइल्ड लाइफ के बीच में अपने गांव में ही रहने की बात कहते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि आगे भी कुछ समय तक जब तक कि पूरे के पूरे नियमों में बदलाव करने की प्रक्रिया ना की जाए, तब तक वहां पर इस तरीके की जो सड़क और बिजली की सुविधा आसानी से पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। हालांकि आपने कोई प्लानिंग आपके पास, कुछ ऐसे विचार आपके पास या कांग्रेस के पास हो सौरभ जी, जिनको आपको लगता है कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी प्लानिंग जो आप देना चाहे सरकार को, वर्तमान सरकार को, कोई ऐसा आइडिया जो आपको लगता है कि इन लोगों के, इन वनांचल के लोगों के जीवन को और अच्छा बना सके? सौरभ जी। निश्चित रूप से जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हम कह रहे थे तुलसी जी, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जैसे हमारी सरकार ने बाइक में एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की थी, बस्तर में, सरगुजा में, और जो भी वनांचल और जंगल वाले क्षेत्र हैं जहां पर की 4 पहिया वाहन नहीं जा पाते, तो वहां पर हमने बाइक एम्बुलेंस की सुविधा, और ये निश्चित रूप से मैंने क्योंकि बहुत पर्सनली देखा है नारायणपुर और बस्तर के क्षेत्रों में कि वो बहुत कारगर सिद्ध होती है। तो इस तरीके की सुविधाएं हैं जो इनको, ये सुविधाएं तो लागू हो ही चुकी है, स्वास्थ्य विभाग के पास बाइक एम्बुलेंस रखी भी हुई है, तो इसको सुचारू रूप से चलाने का, ऑपरेट करने का मुझे लगता है कि वो प्रयास किया जाना चाहिए वर्तमान सरकार के द्वारा भी, ताकि ये स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। और निश्चित जो जंगल है उसमें तो सोलर के अलावा मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई और दूसरा ऑप्शन है। बिजली के जहां तक बात है, तो सोलर जो सुविधाएं हैं उसको और अच्छा करना चाहिए, वो ऐसी कोई तकनीक उसमें लानी चाहिए जो कम से कम मेंटेनेंस में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दे सके। और ठीक है वात्सल्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वात्सल्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या आपके पास, आपकी सरकार के पास कुछ और बेहतर आइडियाज है जो इनके जीवन को और अच्छा कर सके, या आपकी सरकार इस ओर प्रयासरत है कुछ अलग से भी? देखिए तुलसी जी, अगर प्रयासरत नहीं होती तो वहां पर मोबाइल टावर कैसे लग जाते, वहां पर लोगों के मोबाइल में नेटवर्क कैसे आ जाते। आज सौरभ जी ने सोलर पावर की बात की, वहां पर सोलर पावर इंस्टॉल हो चुके हैं,
ऐसा नहीं है कि 21 गांव पूरे तरीके से अंधेरे में है। आपके संवाददाता ने भी बताया कि पूरी बिजली नहीं है, हर घर में बिजली नहीं है। कुछ घरों में जहां सोलर पावर इंस्टॉल्ड है वहां पर बिजली है, तभी मोबाइल टावर है, मोबाइल चल रहे हैं। हाँ, अब हमें ये करना है कि जितने भी लोग रह रहे हैं उनका जीवन हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसका पहला स्टेप होगा वो इलेक्ट्रिफिकेशन ही होगा। तो जैसा सौरभ जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है, हमें ऐसे सिस्टम लाने पड़ेंगे जो लो मेंटेनेंस हो, ऐसे सोलर पावर के सिस्टम लाने पड़ेंगे जो मेंटेनेंस कम मांगे। इस तरीके से बिल्कुल सरकार प्रयासरत है। और हमारे जो महासमुंद के बलौदा बाजार के कलेक्टर हैं, उनकी बहुत अच्छी मीटिंग विगत दिनों हुई भी है, 2-3 दिन पहले, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। मेरे ख्याल से उन्होंने बजट भी एलोकेट किया है। आप देखेंगे आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा। वात्सल्य जी, लेकिन देखिए इस बीच जो देखने वाली बात ये भी है कि अगर बात की जाए इन बच्चों की, तो ये विस्थापित नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इनके बीच जा करके कुछ चौपाल लगाना चाहिए, कुछ जन चौपाल लगाना चाहिए कि इन बच्चों को, इनके अभिभावकों को समझाया जा सके कि आप विस्थापित होइए, या फिर अपनी जीवन शैली को आप इस प्रकार से और सुधार सकते हैं सोलर लाइटों का इस्तेमाल करके? सौरभ जी। देखिए, निश्चित रूप से इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनसे बातचीत और संवाद स्थापित करके ही इस समस्या का हल हो सकता है। और जहां तक बच्चों की पढ़ाई की बात है तुलसी जी, तो एक का उपाय ये भी हो सकता है कि जो आदिवासी जो रेसिडेंशियल हॉस्टल स्कूल होते हैं वो भी आज चल रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। तो ये जो बच्चे हैं उनको, इनके अभिभावकों को अगर हम ये कन्विंस कर लें कि ये बच्चों को उन स्कूलों में दाखिल करवाएं और वहां पर इनकी शिक्षा का उचित प्रबंध हो, जहां पर लाइट भी है, रहने की सुविधा भी है, खाने की भी सुविधा है। तो आदिवासी जो हॉस्टल है, बालक अलग है, बालिका अलग है, तो वहां पर इन बच्चों का एडमिशन कराया जा सकता है, जिनसे इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, मुझे लगता है कि वो और ज्यादा बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात भी होगी। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्य धारा में ये बच्चे जल्द लौटे। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे वात्सल्य, बहुत छोटा सवाल, कोई एक अनुमानित समय सीमा आप दे सकते हैं? जैसे अभी आपने आंकड़े दिखाए, आंकड़े गिनाए लाइव डिबेट में, तो क्या एक जो 21 गांव अभी हैं, तो आपकी सरकार के कार्यकाल पूरा होने तक क्या इन गांवों में कमी आएगी? क्या 21 से घट करके कुछ और कम होंगे जो अभी फिलहाल इस स्थिति में है? नहीं तुलसी जी, आप एक अनुमानित समय सीमा अगर मुझसे मांगेंगी तो नहीं, मैं कोई समय सीमा नहीं दे पाऊंगा। मगर हाँ, निश्चित तौर पर इस दिशा में बहुत तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। जब 18,452 गांव 4 साल में, जो आजादी के बाद से अभी तक जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची, 4 सालों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सकती है, तो यहाँ पर भी बहुत जल्दी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। मगर आप अगर डेडलाइन पूछे तो मैं डेडलाइन नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द व्यवस्था हो, सरकार की जो योजनाएं हैं वो यहाँ तक भी पहुंचे, और ये बात सुनिश्चित हो सके कि सरकार की जो योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ये योजनाएं इन बच्चों तक कब पहुंचती हैं और ये मुख्य धारा में सही मायने में कब जुड़ते हैं।